देवीना मैम, गुड मॉर्निंग। बताइए, इस समय आज मार्केट ने फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाया पहले ही दिन फाइनेंशियल ईयर के। क्या ये न्यू हाईज का सिलसिला लगातार जारी रहेगा आपके हिसाब से? गुड मॉर्निंग अनुज, और बधाई हो आपको भी और चैनल के अन्य व्यक्तियों को भी थैंक यू। अवार्ड्स के लिए। और हाँ, नया साल शुरू हुआ है, अभी तक बढ़िया ही नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप एक साल के हिसाब से देखें तो मैं अभी भी कहूंगी कि निवेशित रहना ही सबसे बेहतर है। लेकिन एक दो महीने के हिसाब से देखें तो कुछ हद तक आपको वॉलेटिलिटी और उतार चढ़ाव नजर आ सकता है। इसी कारण हमने काफी हेजेस खरीदे थे मार्च तक। उसके बाद भी उसके अलावा कुछ जो बहुत फ्रॉडी एरियाज या बहुत रिस्की एरियाज लग रहे थे, वहां कुछ जगह कैश कॉल भी दी थी। पर जैसा कि आपने ठीक बोला कि मैंने ये बात आपके चैनल पर पहले भी कही है कि इक्विटी में निवेशित रहने का जो खतरा या रिस्क सबको नजर आता है, लेकिन निवेशित नहीं रहने का भी खतरा रहता है कि आप मूव मिस कर जाएंगे। इसी कारण जब हम लोग को थोड़ी वॉलेटिलिटी भी लगी तो हमने हेज खरीदे थे, कैश कॉल नहीं दी थी कि निवेशित रहना ही बेहतर है, थोड़ा इंश्योरेंस खरीद तो उतना काफी है। लेकिन मैं जिस एरियाज पे आपके दर्शकों को आगाह करना चाहूंगी वो अभी भी बहुत छोटे स्टॉक्स जो हैं, माइक्रो कैप या स्मॉल कैप, जो 5,000 करोड़ से कम मार्केट कैप वाले हैं, उस तरह की जगह आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि वो सब जगह रिस्क मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। स्टॉप लॉस काम नहीं करते, जब वो स्टॉक गिरते हैं तो आपको निकलने का मौका नहीं देते हैं, तो वहां पर सावधान रहिए। सेक्टर कंपनी का चुनाव सावधानी से करिए। लेकिन बाजार जो आप मेन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज देखें तो ऐसी स्थिति नहीं है कि क्रैश का बड़ा डर हो। और उसका कारण, जैसा कि मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा होगा, कि 2010 से 20 का जो एक दशक था उसमें बहुत कम रिटर्न बना। आप 100 रुपए 2010 में डालते तो वो 10 साल में 230 होता, जो फिक्स डिपॉजिट से कुछ ही बेहतर था। तो उसने वो जगह बनाई कि उसके बाद से जो कोविड लो से 2020 से स्टॉक्स चले हैं, अभी भी वो ऐसी जगह नहीं है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेच्ड जगह पर हो, ट्रेंड लाइन से बहुत ऊपर हो, जहां क्रैश का बहुत बड़ा खतरा रहता है। ओके, तो देवीना मैम, अब यहाँ से कुछ बात करते हैं स्पेसिफिक्स पर। पिछले 2-3 महीनों में कैपिटल गुड्स, लार्सन एंड ट्यूब्रो, एबीबी, सीमेंस, इन सब स्टॉक्स में बहुत शानदार मोमेंटम है। क्या ये 2003 से 7 की याद दिला रहा है, जिसमें एक बहुत बड़ी बुल मार्केट में इन स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट किया था? क्या इस बार भी वैसा होने के चांसेस लग रहे हैं? 2003 से 7 तो सारा पूरा मार्केट ही 6 गुना हो गया था, अगर आपको याद हो। लेकिन वो ऐसा हुआ था कि उसके पहले जो 9 साल थे, 1994 से लेके 2003 तक, उतने पीरियड में सेंसेक्स का नेट रिटर्न जीरो था। तो वो इतना बड़ा रूम क्रिएट हुआ कि वो 6 गुना हो गई मार्केट 5-6 वर्ष में। जहां तक कैपिटल गुड्स का सवाल है, 2009 से लेके 12 साल का पीरियड था जब उनका वनवास चला है, आप कह सकते हैं। वो ऑडियो म्यूट पर चला गया, एक बार चेक करेंगे। तो अब 2.5 साल हाँ। होने लगे। कई स्टॉक दुगने तिगने चौगने भी हुए, कहीं प्रॉफिट बुकिंग की, थोड़ा स्टॉक्स अलग अलग किए। अभी भी ये ओवरवेट है। लेकिन अब हर तिमाही जो प्रश्न हम लोग पूछते हैं वो ये कि क्या इस सेक्टर का रन हो गया या अभी बाकी है। अभी तक ऐसा सिग्नल आया नहीं कि खत्म हो गया, पर हम ध्यान से देख रहे हैं उसको कि हो सकता है इस साल ऐसा कुछ सिग्नल आए कि हो गया। लेकिन अभी जैसा मैंने कहा, 2.5 साल से हम लोग ओवरवेट हैं इस सेक्टर में। पर आपको अब कई स्टॉक्स कुछ जरूरत से ज्यादा चल गए हैं, तो आपको देख के लेना पड़ेगा। बिल्कुल मैम, नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। अब जब आपसे बातचीत हो रही है ना मैम, स्क्रीन पे कुछ प्राइस हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं। लुक एट निफ्टी मेटल इंडेक्स 8471 एट ऑल टाइम हाई। मैम, मेटल्स पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? आई मीन आज एक और चीज़ हुई, आज गोल्ड ऑल टाइम हाई पे भी आया। आई मीन
मैं प्रीशियस मेटल्स की बात कर रहा हूँ, इंडस्ट्रियल मेटल्स की बात कर रहा हूँ, फेरस, नॉन फेरस, एंटायर ग्रुप। आपका व्यू मैम मेटल्स पे इस वक्त? अभी देखिए, ये इंडस्ट्रियल मेटल्स में आपको पूरा विश्व का की स्थिति देखनी पड़ती है, क्योंकि हम लोग यहाँ प्राइस टेकर्स हैं। जो भाव है वो अंतर्राष्ट्रीय भाव से गवर्न होता है। अ, अभी तो हम हमारे ऐसे सिग्नल आए नहीं कि इसमें अभी बहुत निवेश करना चाहिए। देख रहे हैं हम लोग कि अगर टर्निंग पॉइंट आता है तो, अभी नहीं कह सकते कि वो टर्निंग पॉइंट कंफर्म हो गया है। ओके, स्टिल वो टर्निंग पॉइंट मैम के लिए अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। मैम एक और चीज़, ये बाजार जिस चीज़ पे अभी भी फोकस कर रहा है वो है रेट कट्स और उसकी फर्दर पॉसिबिलिटीज़ इन आई थिंक सेकेंड हाफ ऑफ CY24। रेट सेंसिटिव्स में रियल स्टेट एक बार फिर से बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेते हुए, और उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रिप रियल स्टेट एंसिलरी की है, और इम्प्रूवमेंट सेगमेंट की है। आप लोगों की कन्विक्शन लिस्ट में क्या क्या अपीयर हो रहा है मैम? और जो बीच में डिप आया था ड्यूरिंग द अर्निंग्स लाइक DLF, गोदरेज प्रॉपर्टीज, आप लोगों ने कुछ ऐड किया मैम इसमें? नहीं, रियल एस्टेट हम लोग थोड़ा सोच समझ के लेते हैं। कोई भी लेवरेज सेक्टर में जब तक बहुत कंपेलिंग नहीं लगे कि लेना ही है, तब तक उसको थोड़ा अवॉइड ही करते हैं, बिकॉज लेवरेज सेक्टर में ऊपर नीचे दोनों साइड बड़ा मूव होता है। जहां आप रियल एस्टेट एंसिलरी से, अगर आपका मतलब है कि कंस्ट्रक्शन या उससे रिलेटेड जो सप्लाई करते हैं रियल एस्टेट के, यस, कंस्ट्रक्शन कंपनीज पिछले साल भर से हम लोग कुछ हद तक ओवरवेट हैं। पिछले साल भर में अगर देखें तो ऑटो एंसिलरीज, फार्मा, कंस्ट्रक्शन, इन सब में वेट बढ़ाया है। वैसे तो अभी तिमाही खत्म हुई है, तो इस हफ्ते हम लोग रीबैलेंस की तरफ जाएंगे, तो एक बार देखेंगे कि अब उसमें क्या बदलाव करना है। पर फिलहाल तो ये हमारा आउटलुक है। ओके, अच्छा मैम, इस बार NBFCs ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिया। हाल में जब RBI के एक्शंस आए थे 2 NBFCs पर, तो थोड़ा मूड सेंटिमेंट खराब हुआ था, बट एक बार फिर से बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व में मूव है। एंड स्पेशली दो वो स्टॉक्स, आई मीन मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस, जिन्होंने पहले पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, इस बार गोल्ड के स्विंग के बाद बहुत स्ट्रांगली पार्टिसिपेट करते हुए। अब हमारे पास इसमें कई धड़े हो गए NBFCs में, हमारे पास गोल्ड फाइनेंस कंपनीज हो गई, हमारे पास HFCs हो गई। आपका इसमें से सबसे स्ट्रांग कन्विक्शन एरिया कौन सा है मैम? सच कहूँ तो अब लेंडर्स में कन्विक्शन मेरा कम ही रहता है। तो लेंडर्स में बहुत डर डर के निवेश करती हूँ, क्योंकि लेंडर्स में मालूम नहीं रहता कि नेगेटिव सरप्राइज कहाँ से आएगा, कब आएगा। तो लेंडर्स, बैंक्स भी और NBFCs भी हम लोग बहुत अंडरवेट हैं। बैंक्स में तो जहाँ कंपैरेटिवली ज्यादा लिया है वो है PSU बैंक्स। NBFCs में हमारा बहुत विशेष एक्सपोजर नहीं है, क्योंकि ये डर लगता है। देखिए, NBFC में जब ग्रोथ हाई होता है, लोग खुश होते हैं कि मैनेजमेंट ने जितना इंडिकेट किया था उससे ज्यादा ग्रोथ दिखा रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि पैसा बांटने में कोई मुश्किल नहीं होती है, उसमें ग्रोथ दिखाना, क्रेडिट में ग्रोथ दिखाना कोई मुश्किल नहीं है। वो सब प्रॉब्लम तो तभी आती है जब पैसा वापस चाहिए होता है। गोल्ड की बात अलग है, वो आप गोल्ड पे प्ले कर रहे हैं, वो अलग चीज है। बट पैसे जो आप अगर अधिकतर फाइनेंस बिजनेस देखें तो वो ही चीज को आप नई नई तरह से पैकेज करते हैं। जो पहले इंस्टॉलमेंट स्कीम कहलाता था, उसको आप BNPL, बाय नाउ पे लेटर कह रहे हैं। तो वही 100 साल से भी ज्यादा पुरानी इंस्टॉलमेंट स्कीम जो होती है। तो फाइनेंस में बहुत कुछ होता है कि आप बस लेंडिंग को या लेवरेज को तरह तरह से पैकेज करके देते हैं। और हर शायद इसमें लंबा अनुभव नेगेटिव होता है, क्योंकि आपको याद रहता है कि हर दशक में कोई ना कोई लेंडिंग बूम आता है। कभी लीजिंग कंपनी आती है, कभी फिनटेक आता है, कभी कुछ और आता है। पर सोच समझ कर वहां जाना चाहिए। अच्छा, आपने थोड़ी सी बात की ऑटोज़ की, लेकिन थोड़ा डिटेल में अगर मैं समझना चाहूँ, ऑटोज़ में अब इस समय आपका क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि एक तरफ हमारे पास टाटा मोटर्स जैसे शेयर्स हैं जहाँ पर बहुत शानदार मोमेंटम है, ऑल टाइम हाई लग रहे हैं। TVS मोटर, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज, आयशर, इन सब में अच्छा मोमेंटम है। दूसरी तरफ कुछ अशोक लेलैंड जैसे लैगार्ड्स भी हैं। तो इस समय विद इन ऑटोज़ क्या व्यू होगा? हाँ, वो तो देख के ही लेना पड़ता है। मतलब आप
ये नहीं कि ऑटो का मतलब ये नहीं होता कि आप हर ऑटो कंपनी खरीद लेंगे, और कुछ हद तक कई बार होता है कि आपको ऑटो पे व्यू लेना है तो आप ऑटो एंसिलरीज भी लेते हैं, रादर देन बाय की जो कार या टू व्हीलर बना रहे हैं उसकी बजाय जो उनको सप्लाई कर रहे हैं वो भी लिया जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा, पिछले साल जनवरी से हमारा इस सेक्टर ऑटो और ऑटो एंसिलरी दोनों में कुछ हद तक ओवरवेट है। जैसा मैंने कहा, अभी इस हफ्ते एक बार फिर से उसको देखेंगे, क्योंकि हर तिमाही पर हम जो प्रश्न पूछते हैं कि आज हम कैश इन्वेस्ट करना चाहें तो कहाँ निवेश करेंगे, ये प्रश्न होता है। ये नहीं कि हमारे पास ये है अब इसका क्या करें, इसको खरीदें या बेचें। वो क्योंकि वो आपको गलत जगह ले जाता है, बिकॉज आपके पास जो रहता है वो आपको हमेशा ही अच्छा लगेगा। तो इस चीज से सावधान रहना चाहिए। तो हम लोग तो बेस जीरो से देखते हैं कि आज कैश है तो क्या करना चाहिए। जैसा मैंने कहा, हम लोग ऑटो एक्सेलरीज में भी ओवरवेट हैं, ऑटोज में भी ओवरवेट हैं, पर ऐसा नहीं कि सभी कुछ लिया हुआ है। हर सेक्टर में आप 2-3 स्टॉक लेते हैं, अच्छा, एक सभी कुछ नहीं लेते हैं। हाँ, कि कुछ हद तक तो ये जीरो सम गेम भी रहता है कि किसी का मार्केट शेयर बढ़ेगा तो किसी का घटेगा, तो बिल्कुल। वो भी रहता है। अच्छा, देवीना मैम, एक स्पेस जहाँ पर आप खुद एक प्लेयर हैं, हमने बड़े मूव्स देखे हैं मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स में। एंजल वन हो गया, जैसे मोतीलाल ओसवाल हो गया, या CDSL, BSE का स्टॉक हो गया फॉर एग्जांपल। जो इक्विटी कल्ट का जो इंडिया में एक क्लियर कट मूव आया है, उसके वजह से जो मार्केट प्लेयर्स और मार्केट पार्टिसिपेंट्स में जो मूव्स आए हैं लिस्टेड स्पेस में, क्या ये सस्टेनेबल है? क्या ये एक स्पेस एज लीडरशिप रोल ले सकती है? देखिए, ये भी देखिए, तो बीच में काफी समय था जब इस तरह के शेयर्स ने परफॉर्म नहीं किया था। तो वो भी होता है कि कुछ हद तक थीम बदलते हैं, फिर चीजें वापस आती हैं। और जब आप इस सेक्टर में देखें तो BSE वगैरह को आप छोड़ दीजिए, जो बाकी स्टॉक्स होते हैं उसमें ये भी देखिए कि अर्निंग का मिक्स है क्या। बिकॉज कई स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं जहां हम सोचते हैं कि इसका इक्विटी से ही लेना देना है, लेकिन जब आप वो देखिए उन कंपनीज का इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, तो आपको मालूम चलेगा कि एक्चुअली में वो भी लेंडर्स का काम ज्यादा करते हैं। उनके अधिकतर इनकम इंटरेस्ट इनकम से आती है। तो वो थोड़ा सा आपको खाली ऊपर ऊपर से नाम पढ़ के नहीं जाना है, उसको देखना है कि वो अर्निंग का मिक्स क्या है, और उसमें फिर सब उनमें से सब चीज की क्या आउटलुक है। अच्छा मैम, एक दो स्पेस और जिन्होंने अच्छा पैसा बना के दिया है वाइट गुड सेगमेंट में या फिर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स में, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, डिक्सन तो स्टार परफॉर्मर रहा लास्ट 1 साल का। वाइट गुड सेगमेंट में ही वोल्टास और हेवल्स समहाउ आई थिंक अपने प्रीवियस हाइस को रिविजिट करते हुए, बट बहुत सब्सटेंशियल मूव नहीं दिया है। इस स्पेस में है मैम आपके कुछ चुनिंदा स्टॉक्स, अगर आप कंफर्टेबल हो तो बात करने में? ओवरऑल देखें तो ये स्पेस बहुत अच्छी, मतलब ड्यूरेबल पेंट्स, ये सब जो कंजम्पशन वाली थीम्स हैं, अभी हम लोग उसको अभी देख ही रहे हैं। अभी इतना क्लियर नहीं हुआ कि ये अच्छा करेंगी, और उसका कारण कुछ हद तक ये भी है कि आप GDP में भी देखें तो कंजम्पशन ग्रोथ बहुत कम है। GDP में जो लास्ट कंजम्पशन ग्रोथ का नंबर आया था वो था 2.9%, मतलब 3% से भी कम। और ये 21 साल के बाद इतना कम आया है। तो GDP का नंबर तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप प्राइवेट कंजम्पशन उसमें से देखें तो बहुत धीमे से ग्रो कर रहा है। ऑफ कोर्स, और अभी जो इनइक्वालिटी रिपोर्ट आई है उसमें तो खैर ये है कि जो ऊपर का जो 10% है उनके पास इनकम भी बढ़ रही है, वेल्थ भी बढ़ रही है। वेल्थ का अब 65% जो भाग है वो ऊपर के 10% के पास है। तो उस लिहाज से कुछ कुछ सेगमेंट हो सकते हैं जो खाली उस वो एफ्लुएंट तबके को ही केटर कर रहे हैं, तो उनके लिए वो नंबर अच्छे हो सकते हैं। बट ओवरऑल कंजम्पशन थीम तो हमें नहीं अभी अच्छा लगता। ओके, एज ऑफ इस थीम पर आपका व्यू। मैम, फार्मा स्टॉक्स पे हमें आपका व्यू मालूम ही है, कई बार खुल के बात हुई है। देन अगर मैं फार्मा को थोड़ा सा और स्ट्रेच करूं और उसे हेल्थ केयर का नाम दूं, तो देन वी हैव ए स्कोप ऑफ एडिंग आई थिंक हॉस्पिटल स्टॉक्स और डायग्नोस्टिक स्टॉक्स भी। अभी यहाँ पे हॉल में ही कुछ हाउस व्यूज़ के मुताबिक डायग्नोस्टिक्स में एक पॉजिटिव कवरेज दी गई थी, कंसिडरिंग द प्राइस हाइक के कुछ इंस्टेंसेस हैं, प्राइस ऊपर आ रहे हैं। आपका व्यू
फार्मा पर ही काफ़ी कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव है या फिर कुछ डायग्नोस्टिक स्पेस और हॉस्पिटल स्टॉक्स में भी आप लोगों की पॉजिटिव व्यू है इस पर? फार्मा में हम लोग ओवरवेट हैं पिछले साल से। हमारे सिस्टम्स को काफी अच्छा लगा, इनफैक्ट इतना अच्छा लगा कि हम लोगों ने उतना नहीं खरीदा जितना सिस्टम ने रेकमेंड किया था, क्योंकि एक हद से ज्यादा हम लोग एक सेक्टर में नहीं जाते हैं। हेल्थ केयर में भी कुछ स्टॉक्स हैं, पर पूरा का पूरा सेक्टर अच्छा लगता हो ऐसा नहीं है, पर कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हैं उसमें हेल्थ केयर में। देवना मैम, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको आप ऑब्वियसली ट्रैक करती हैं, अब जो ग्लोबल सेंट्रल बैंकर्स का एक्शन बन रहा है, कंसिडरिंग इस साल यूएस में इलेक्शन है, ये मार्केट के लिए कितना बड़ा ट्रिगर होने वाला है? अभी हमने ऑब्वियसली जापान में उल्टा मूव देखा, लेकिन यूएस से अब हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि 3 रेट कट इस साल आएंगी। क्या आपको लग रहा है ऐसा होगा, और क्या इंडिया में वापस एफआई इन्फ्लो आना शुरू होगा? देखिए, इसमें 2-3 चीज है। एक तो ऑफकोर्स जापान तो पिछले साल से हम लोग देख रहे थे कि बॉटम आउट करेगा और अब चलेगा, तो वो सिग्नल आया था मेरे ख्याल अप्रैल के आसपास। उसके बाद से जापान हमारे ग्लोबल फंड्स में ओवरवेट रहा है। जहां तक यूएस का सवाल है, मैंने आप मेरे पिछले इंटरव्यूज भी देख लीजिए, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि 2023 में रेट कट आएगा। जो अब 2023 के शुरू में बहुत लोगों का ये मानना था, उसी तरह 2023 के अंत में ये मानना था कि मार्च तक ही रेट कट आ जाएगा। मेरा वो कभी व्यू नहीं था, इसमें मेरी सहमति नहीं थी। और कारण उसका बहुत सिंपल है कि अगर आप इन्फ्लेशन देखें यूएस में, तो जो आसान जिसे बोलते हैं ना लो हैंगिंग फ्रूट, जहां जहां आप आसानी से इन्फ्लेशन कम कर सकते थे, वो तो शुरू में हो गया। जैसे कमोडिटी रिलेटेड था, कुछ और था। लेकिन जो चीज नहीं कम हो रही है वो है सर्विसेज, और वो भी नॉन हाउसिंग सर्विसेज जो फेड ट्रैक करता है। और उसका कारण बहुत सीधा सा है कि नॉन हाउसिंग सर्विसेज में लेबर का कंपोनेंट बहुत रहता है, और यूएस में लेबर मार्केट अभी भी बहुत बॉयंट रही है, जॉब्स खूब रहे हैं, तो वहां पर कम नहीं हो रहा। और अब वो फेड को भी बात समझ आ रही है कि इन्फ्लेशन इतनी जल्दी कम नहीं होगा, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी में रेट कट आएगा। अभी जो पिछला जो फेड की आप सारी बातें सुना, उससे तो लग रहा है कि थोड़ा और आगे खिसक जाएगा रेट कट। तो ये और जहां तक एफआईआई का सवाल है, ये बात तो मैंने पहले भी आपके चैनल पे कही है कि एफआईआई फ्लोज और इंडियन मार्केट के डायरेक्शन का कोई लिंकेज नहीं रहता। आप कोरिलेशन करके देख लीजिए तो कोरिलेशन ही नहीं है, उसकी कॉजेशन तो सेकंड चीज होती है कि उसके कारण हो रहा है या नहीं, लेकिन साथ साथ मूव ही कर रहे हैं, यही आप देखिए, तो साथ में मूव नहीं करते हैं। और तब भी नहीं मूव करते थे जब इंडिया में ना इतना बड़ा म्यूचुअल फंड सेक्टर था, ना इतना ज्यादा रिटेल पार्टिसिपेशन था। तो वो चीज तो आप गेस करना छोड़ दीजिए। जहां तक इंडिया का सवाल है रेट कट का, अब ये है कि कोर इन्फ्लेशन कम हो गई है, मतलब फूड और फ्यूल के बिना जो इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति आप देखते हैं, उसमें खाद्य पदार्थों को निकाल दीजिए, कच्चे तेल को और उसके उत्पादों को निकाल दीजिए, तो वो इन्फ्लेशन की दर तो कम हुई है। लेकिन भारत में आप पूरी तरह से फूड इन्फ्लेशन को आपको देखना ही पड़ेगा, मतलब उसको आप भूल नहीं सकते हैं। क्योंकि यहाँ का जो उपभोक्ता है, उसकी जो कंजम्पशन बास्केट है, उसमें फूड खाद्य पदार्थ ज्यादा है, बिकॉज हमारे यहाँ लोगों गरीबी ज्यादा है, तो आपका ज्यादा इनकम का भाग खाने में ही खर्च होता है। तो आरबीआई उसको पूरी तरह इग्नोर नहीं कर सकता कि अगर खाद्य पदार्थों के कारण भी इन्फ्लेशन हाई है, तो आपको वो सोचना पड़ेगा कि अभी रेट कट करें कि नहीं करें। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया देना मैम, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई, सभी सेक्टर्स पे एक बार फिर से आपने अपनी बात कही। और हिंदुस्तानियों पे गौर करो, चाहे वो यहाँ उपस्थित हों या फिर कहीं और, एफआईआई पे ज़्यादा फोकस मत करो, ये बात आपने एक बार फिर से दोहराई। बहुत बहुत शुक्रिया मैम इस पूरी बातचीत के लिए।